हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 के टायर फर्स्ट के मैथ्स के प्रश्न सॉल्व करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम है आपका 19 अप्रैल 2022 को शिफ्ट फर्स्ट के अंदर हुआ था, ठीक है। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 13 है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए 30 मीटर ऊंचे पेड़ की ज़मीन पर निर्मित छाया की लंबाई 10√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए आप यहाँ पर अगर डायरेक्ट दिमाग में सोच पा रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर 10/3 करेंगे, आपको दिखाई पड़ रहा है 3/√3 यानी कि √3 आएगा। और tan थीटा की वैल्यू √3 जो है 60 डिग्री पर होती है। तो इस तरह से आप इसको आंसर टिक कर सकते हैं। बट यहाँ पर मेरा काम जो है एक्सप्लेन करना, तो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक कोई ट्रायंगल है और यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो है ये मान लीजिए इधर की साइड ये पेड़ है और ये पेड़ जो है आपको बताएगा 30 मीटर ऊंचा है। और इसकी छाया की लंबाई यहाँ पर ये ज़मीन पर होगी, इसकी लंबाई यहाँ पर मान लीजिए 10√3 है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके पास थीटा हो जाएगा कोण, ये सूर्य के साथ बनाया गया कोण है, ठीक है, उन्नयन कोण। ये आपको उन्नयन कोण जो है ये कैलकुलेट करके बताना है थीटा का मान। तो इसमें आप क्या करेंगे, tan थीटा का मान अप्लाई कर दीजिए, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो आप क्या करेंगे 30/10√3 करेंगे, तो ये 3/√3 आएगा, यानी कि आप इसको √3 लिख सकते हैं। और आपको पता है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर √3 जो है थीटा बराबर 60 डिग्री पर, tan की वैल्यू जो है 60 डिग्री पर √3 होती है, यानी कि थीटा का मान आपके पास कितना आया 60 डिग्री। इसमें देखिए ए ने जो है बी से 30% अधिक निवेश किया, बी ने सी से 40% कम निवेश किया, जिसने 8,000 का निवेश किया। और उन सभी के द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत कितना ही आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले तो ए बी और सी के साथ अगर एक साथ रेशियो कैलकुलेट करें तो देखिए 30% अधिक, यानी कि यहाँ पर बी ने अगर 10 यूनिट का निवेश किया तो ए ने 13 यूनिट का निवेश किया, ठीक है। अब इस चीज़ को आप यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर ये 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है एक ये 3/10 होती है, यानी कि यहाँ पर अगर बी ने यहाँ पर जो है 10 यूनिट का निवेश किया तो ए ने जो है इससे 3 यूनिट अधिक निवेश किया, इसका मतलब ये है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 हो जाएगी, यानी कि अगर यहाँ पर सी ने 5 यूनिट का निवेश किया तो यहाँ पर बी ने जो है इससे 2 कम निवेश किया, इसने 5 किया तो यहाँ पर इसने 3 निवेश किया, ये इनका रेशियो आ जाएगा। एक साथ रेशियो बनाएंगे तो 13×3 39 ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 10×5 50 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन सभी का टोटल कर लीजिए, आपके पास कितना बन रहा है 119, यहाँ पर इनका टोटल बन रहा है। और एवरेज कैलकुलेट करें तो 119/3 करेंगे। जबकि आपको प्रश्न में ये भी बताया गया था कि यहाँ पर जो है जिसने 8,000 का निवेश किया, जिसने मतलब किसके बारे में, सी के बारे में बात हो रही है। तो सी ने यहाँ पर 50 न इन्वेस्ट करके, यहाँ पर निवेश करके 50 यूनिट न निवेश करके इसने 8,000 का निवेश किया था। तो 50 की वैल्यू 8,000 है, तो यहाँ पर डेटा कितना गुना है 16×85, यानी कि यहाँ पर 160 गुना आपको दिखाई पड़ रहा है भाई, 0 से 0 कट जाएगा। और यहाँ पर 160 गुना है, 1 यूनिट की वैल्यू 160 है, तो आप इसको 160 से गुना करा देंगे। 16×144 का 4 आ जाएगा हासिल 14, 16 और 14 30, 0 हासिल 3, यह 19 और बट्टे 3 6×3 का 18। और ये आपके पास यहाँ पर 3×3 का 9, 63 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। ये अप्रोक्सीमेट में आएगा, यानी कि यहाँ पर 6,347 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए 3 संख्या आपको दे रखी है इस अनुपात में, और उनका लघुत्तम समापवर्तक आपको बताएगा, उनका महत्तम समापवर्तक HCF जो है ये क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें HCF आप मान लीजिए यहाँ पर x है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 3x, ये 8x और ये 15x। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं x यहाँ पर सभी में कॉमन है, तो इनका एलसीएम आपके पास कितना हो जाएगा 3×8×15 और इंटू में x। और ये बराबर जो है एलसीएम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर एलसीएम आपको कितना बताएगा 8,280, ये एलसीएम बताया गया प्रश्न में, ठीक है। तो इसके बराबर कर दीजिए और यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 15×5 75 और 15×5 75 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 15×5 75, 15×5 75, 15×2 का 30, 8 से 48 और फिर यहाँ पर 7 8 9 72, 8 6 48, 8 9 72, 3x बराबर आपके पास 69 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा।
एक्स आपने HCF को माना था, यानी कि HCF आपके पास कितना निकल गया, 23 निकल गया। बट यहाँ पर HCF आपको 23 ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका मल्टीपल चेक करेंगे। भाई 23 दूनी का ये आपके पास यहाँ पर 23 दूनी का 46, 23 3 69 आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ा, आंसर लगा दीजिए। भाई यहाँ पर ये 23 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मल्टीपल भी तो हो सकता है, तो इसका 3 गुना करेंगे, यानी कि 69 आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ गया, आंसर लगा दीजिए। ठीक है, और देखिए अगर इससे बड़ी वैल्यू है वो ऑप्शन में होती है, ठीक है, और वो आपके पास यहाँ पर 23 का मल्टीपल होती है, तो आप उसको आंसर टिक करते हैं, क्योंकि HCF क्या होता है, HCF हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति में MN जो है O के अंदर वाले वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा है, यदि BC जो है व्यास है और एंगल ABC बराबर 42 डिग्री, ये आपको यहाँ पर एंगल बताया गया, ABC जो है ये एंगल बताया गया 42 डिग्री है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा गया एंगल MAB का माप क्या है, ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करके बताना। देखिए इसमें आपको ये चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी, अगर यहाँ पर केंद्र को हम इस बिंदु A से मिला दें, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, हम यहाँ पर इस केंद्र O को इस A से मिला दें, तो ये इस वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी, ये इस वृत्त की त्रिज्या होगी, और ये भी इस वृत्त की त्रिज्या है, और यहाँ पर त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन चुका है, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या होगा, 42 डिग्री होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर पता होगा कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण बनता है, ये पूरा 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री में से अगर ये 42 डिग्री ये हटा दें तो 48 डिग्री बचेगा, ये वाला कोण आपके पास आ जाएगा 48 डिग्री। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंगल MAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे ये अंदर वाला कोण 42 डिग्री, तो ये बराबर 48 यानी कि 48 डिग्री आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे देखिए कितना टाइम लगेगा, 7 इंटू में ब्रैकेट के अंदर 7 का स्क्वायर 49 माइनस इसका 3 गुना यानी कि 8 3 का 24, डिफरेंस ब्रैकेट में 25 का बनेगा, 25 7 175 आंसर। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो टाइम बचा पाएंगे। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, एक बार फिर से मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देते हैं 3 गुणा एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा और यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। इसमें देखिए माना कि ट्रायंगल जो है ये इसके समरूप है, ट्रायंगल QPR के ABC जो है QPR के समरूप है और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, ये भुजाएं आपको दे रखी है, तो AB की लंबाई कैलकुलेट करनी है। तो देखिए आपको मैंने एक थ्योरम बता रखी है कि यहाँ पर जो है जब भी दो ट्रायंगल समरूप दे रखे तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, या फिर इसका उल्टा आप बोल सकते हैं कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात इनके क्षेत्रफलों के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है। तो आपको कैलकुलेट AB करना है। AB की संगत भुजा देखिए कौन है, QP है। तो यहाँ पर AB का जो है QP के साथ रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात के वर्गमूल के बराबर हो जाएगा, तो 11:8। ठीक है, तो यहाँ पर आपको QP की वैल्यू जो है बताई गई, AB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर रख दीजिए। QP आपको बताएगा 14.4 है और इंटू में 11, ये इक्वल टू जो है 11:8। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन खुद कर लेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। 8 से इसको डिवाइड करेंगे 18, ये 8 से 10 बार कट जाएगा, 18 8 144 होता है, ये 18 आ जाएगा। तिरछा गुणा कराएंगे तो AB बराबर कितना आ जाएगा, 198/10 करेंगे 19.8 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर मैंने आपको इस टाइप का प्रश्न पीछे भी सॉल्व करवाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा रखेंगे और आप खुद सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर द्विघात समीकरण बनेगी। तो अब यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण बना के इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्योंकि अगर हम यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पर ये बराबर 0 तो आ जाता है, बट यहाँ पर हमें 0 डिग्री ये लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में बताया गया है कि थीटा का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो अब हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा और यहाँ पर 3 के इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कराएं तो 3 माइनस का 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कोस थीटा और ये माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस में कर देंगे ये 3 कोस स्क्वायर थीटा
और ये माइनस में हो जाएगा 4 cos थीटा, चिन्ह चेंज कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर 3 माइनस का 4 माइनस का 1 बचेगा जो कि प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन चुके हैं, इसको सोल्व कर लीजिए। 3 cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 3 cos थीटा और ये माइनस का cos थीटा। ये देखिए द्विघात समीकरण आपको सोल्व करना आनी चाहिए, ठीक है। और ये 3 cos थीटा और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर बच जाएगा cos थीटा और ये माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो cos थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। cos थीटा माइनस 1 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो डायरेक्ट देखिए मैं इतना ज़्यादा तो कर भी नहीं रहा। ये 3 cos थीटा आ जाएगा, ये माइनस का 1 ब्रैकेट में बच गया बराबर 0। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएंगे, एक तो आ जाएगी 1 और एक cos थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/3। अब देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पर कि cos की वैल्यू 0 डिग्री पर होती है, बट यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री लेंगे नहीं, यहाँ पर मैंने बता दिया था। तो cos थीटा बराबर हम क्या लेंगे 1/3 लेंगे। और इसमें देखिए अगर हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पर ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये बेस, ये हाइपोटेनस 3, तो ये आपके पास 2√2 हो जाएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इसके अंदर आपके पास जो है ये आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन या हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 3/2√2 का होल स्क्वायर प्लस के अंदर ये हो जाएगा आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ पर 1/2√2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिए 9/8 बनेगा ये प्लस के अंदर, ये भी आपके पास 1/8 बनेगा, ठीक है। तो 10/8 यानी कि इसको आप 5/4 लिख सकते हैं। इसके अंदर देखिए किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लाभ यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, सेलिंग प्राइस यानी कि 832 में से माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉफिट आएगा। और यहाँ पर हानि यानी कि लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में से माइनस करते हैं विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस को, तो 448 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये हानि आएगी। और ये आपको बराबर दे रखा है, तो यहाँ से 2CP बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1200 और ये 1280 हो जाएगा। और यहाँ पर CP बराबर कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य आपके पास 640 आया, तो सेलिंग प्राइस आप कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। कॉस्ट प्राइस जो 640 आया, आप इसका यहाँ पर देखिए 10% का प्रॉफिट करना है तो 11/10 कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 10 पर 1 का प्रॉफिट चाहिए तो इसका 11/10 कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 0 कैंसिल और यहाँ पर ये 704 आपके पास बनेगा, मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर लगा दीजिए। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है और तीसरी संख्या की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत आपको बताएगा तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए 3 संख्या आप यहाँ पर मान लीजिए A, B और C हैं, A, B और ये C है। आपको बताएगा दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। अगर यहाँ पर ये आपके पास है पहली संख्या 3 यूनिट है तो ये आपके पास 1 यूनिट, क्योंकि 3 का 1/3 कैलकुलेट करेंगे तो 1 होगा। तीसरी संख्या की 3/4, अगर ये 4 यूनिट है तो इसका 3/4 ये 3 हो जाएगी, ठीक है। ये इनका रेशियो आ चुका है, यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये 3 एकम 3 हो जाएगा और ये 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनका रेशियो आ चुका है, टोटल करेंगे तो ये 12 4 16 यूनिट का हो रहा है। जबकि यहाँ पर देखिए औसत आपको 112 बताया गया, तो इनका टोटल कैलकुलेट करेंगे तो औसत का 3 गुना हो जाएगा, 112 का 3 गुना करेंगे तो ये 336 बनेगा। और ये 16 की वैल्यू हमारे पास 336 है। ये डेटा कितना गुना लिखा हुआ है, 21 गुना आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आपको सबसे छोटी वैल्यू बतानी थी, तो सबसे छोटी वैल्यू ये 3 यूनिट ना होकर 3 का 21 गुना करेंगे तो 63 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि 21 आदमी काम कर रहे हैं तो वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आसान सा प्रश्न है। 14 आदमी 15 दिन में कर सकते हैं, ये टोटल काम हो जाएगा। 21 आदमी मान लेते हैं यहाँ पर टी टाइम में कंप्लीट करते हैं तो ये भी तो टोटल काम होगा और ये आपस में बराबर होंगे। कैलकुलेट कर दीजिए तो ये 7 दूनी का 14 हो जाएगा, 7 त्रिका 21, 5 त्रिका 15, यानी कि टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि 10 दिन का टाइम लगेगा। पिछले घंटे की तुलना में जो कारों की संख्या में अधिकतम परिवर्तन प्रतिशत क्या है। इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इसमें देखिए ग्राफ को जब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अधिकतम परिवर्तन आपको कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ये आपके पास यहाँ पर 95 लिखा हुआ है और ये 45 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 50 का परिवर्तन है, यानी कि 50 की कमी हुई है कितने पर, 95 पर, और गुणा कर देंगे 100 से। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 19 आ जाएगा।
यानी कि माइनस का 1000/19, तो 19 5 95 हो जाएगा, बचा 5, 19 दूनी का 38 और 52 करके आपको एक ऑप्शन दे रखा है, 0.63 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और माइनस का चिन्ह यहाँ पर कमी को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका, ठीक है, काफ़ी बार बताया। इसमें देखिए यहाँ पर इसका मान आपको कैलकुलेट करना है। ये भी आसान सा प्रश्न है, जितना डिफिकल्ट दिखाई पड़ रहा है उतना डिफिकल्ट है नहीं। देखिए यहाँ पर 5/8 में से 3/8 घटाएंगे तो 2/8 बचेगा। 2/8 का मतलब क्या होता है, 1/4। इसकी जगह कितना बचा, 1/4। इसको आप माइनस करेंगे 3/8 में से, तो इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये 2/8 बनेगा। और 2/8 अगर 3/8 में से घटाएं तो 1/8 फिर से बच जाएगा। और 1/8 अगर आप 3/8 में से घटाएंगे तो 2/8 बचेगा। और 2/8 का मतलब क्या हो गया, 1/4। इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ से लेकर आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 1/4 की 4.8 से गुणा करेंगे तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, 1.2 आ जाएगा, माइनस का 0.9। अब ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन स्वयं करेंगे, ठीक है, हालांकि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ पहले सोल्व करते हैं तो 5 से कटेगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 यहाँ पर डिवाइड में है 0.2 के, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर 10 से तो ये आपके पास यहाँ पर 0.02 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 6 चौके 24, एक 25/6 बनेगा। ये क्या बना, 25/6। और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 और बीच में यहाँ पर डिवाइड का निशान है। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग से सोल्व करके लिख देता हूँ। ये 25/6 आया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये वैल्यू पलट जाएगी, 10/25 हो जाएगा। और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में 0.02 था। देखिए यहाँ पर 25 से 25 कट जाएगा, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे बट्टे में 100 आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 6, 3 आ जाएगा। तो 1/30 यहाँ पर बना, 1/30 यहाँ पर इसकी जगह लिख देंगे, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर देखिए इसको आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कराएं, 3/4 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये आपके पास यहाँ पर 6/8 बनेगा। 6/8 में से 1/8 घटाएंगे तो 5/8 यहाँ पर बचेगा, तो 5/8 लिख लिया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ऊपर आपके पास 0.3 बचा, बट्टे के अंदर यहाँ पर 80 और 8 का एलसीएम 120 हो जाएगा, ठीक है। 15 8 120 और यहाँ पर 30 का 4 गुना 120 होता है, तो यहाँ पर 4 बनेगा। और यहाँ पर 15 5 75 यानी कि ऐड करेंगे तो 79 बनेगा। 120 यहाँ पर बट्टे के बट्टे में है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा 0.3 से, तो पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 10 आएगा, 10 से ये 0 कट जाएगा, 12 3 36 ऊपर बनेगा, बट्टे के अंदर 79 है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। 400 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर जो थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसने 10% की अतिरिक्त छूट की पेशकश की और ग्राहकों को वह वस्तु किस कीमत पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर देखिए 400 आपके पास मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य है, तो इस पर 10% की छूट यानी कि 9/10 और इस पर फिर से 10% की छूट यानी कि 9/10। तो 2 0 से 2 0, 9 9 81 का 4 गुना 324, आप इसको आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर 10% की छूट, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 पर 1 की छूट दी गई, तो यहाँ पर 9/10 9/10 कैलकुलेट कर दिया क्योंकि 2 बार छूट दी गई। इसमें देखिए डेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया, आलू टमाटर और बीन्स की बिक्री के कुल केंद्रीय कोण का प्याज और अन्य की संयुक्त बिक्री के केंद्रीय कोण से अनुपात कितना, ये कैलकुलेट करना है। इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसमें देखिए आलू का देखना, पोटैटो का यानी कि 80 आपको दिया गया और टमाटर यानी कि टमाटो का 70 और बीन्स का यहाँ पर ये 45, तो ये 150 45 195 बन जाएगा टोटल। इसी तरह से यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, प्याज और अन्य का, तो प्याज का 90 और अन्य का यहाँ पर 75, तो ये 165 हो जाएगा। इनका रेशियो बताना है तो 15 एकम 15 हो जाएगा, 15 3 45, 15 एकम 15, 15 एकम 15। एक व्यक्ति ने जो है एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी जो है उसका 50% दान कर दिया। उसने जो है दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद में शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई। यदि 3 वर्ष के अंत में उसके पास 15,360 शेष बचते हैं तो उस व्यक्ति ने अपना व्यवसाय कितनी प्रारंभिक राशि के साथ शुरू किया था। तो यहाँ पर उसकी प्रारंभिक राशि x मान लेते हैं, तो इस पर 60% का प्रॉफिट हुआ, तो इसके प्रतिशत वैल्यू 3/5 यानी कि 5 पर 3 का प्रॉफिट हुआ, तो आप इसका 8/5 कैलकुलेट कर देंगे। अब इसका 50% दान कर दिया तो 1/2 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है,
ठीक है। तो 50% दान कर दिया तो 50% बचा, यानी कि यहाँ पर 1/2 इसका बचा, ठीक है। और अब यहाँ पर ये दूसरे वर्ष भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है, तो इस पर इसको 60% का फिर से प्रॉफिट होगा, तो 8/5 कैलकुलेट करेंगे। इसका 50% दान कर दिया तो 50% बचा 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरे वर्ष जो है इसने यही प्रक्रिया अपनाई, तो यहाँ पर जो है 60% का इसको प्रॉफिट हुआ, 8/5 फिर से, और 50% दान कर दिया तो 50% बचा, यानी कि 1/2। अब ये जो आपके पास ये शेष राशि बची है आपको बताइएगा 15,360 है, तो कैलकुलेट कर दीजिए भाई। इसमें देखिए यहाँ पर 2 दूनी का 4, दूनी का 8 बनेगा, कैंसिल। और यहाँ पर 8 से इसको काटेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 9 72, 8 दूनी का 16, ये 0। 8 से काटेंगे तो 8 दूनी का 16, 8 चौके 32, ये 0। और यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 पंचे 25, पंचे 125, यानी कि 125 इंटू में करेंगे 240, तो 125 का 2 गुना 250 इंटू में 100, यानी कि आपके पास 25,000 बन जाएगा। और 125 का 40 गुना ये आपके पास यहाँ पर 500 और ये 0, यानी कि 5,000, यानी कि टोटल 30,000 आपके पास बनेगा। आप इसको गुणा करा के लिख लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए AD किलोमीटर चलने में B से जो है 3 घंटे अधिक लेता है, और यदि A अपनी चाल को 2 गुना कर देता है तो वह इस दूरी को B से 1 घंटे कम समय में तय कर सकता है। A को D किलोमीटर चलने में कितना समय चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ पर A द्वारा लिया गया टाइम TA मान लें, तो यहाँ पर ये B द्वारा लिया गया टाइम TB है, इससे यहाँ पर 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। अब चाहूँ तो मैं यहाँ पर दूसरी इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बट यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें देखिए यहाँ पर ये जो है ये अगर अपनी चाल को 2 गुना कर देता है तो टाइम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। यहाँ पर इसने पहले जो है D डिस्टेंस मान लेते हैं S स्पीड से कवर की, तो यहाँ पर TA का टाइम लगा भाई, दूरी बटे चाल करेंगे तो आपके पास टाइम आएगा। इसी तरह से यहाँ पर अब टाइम कैलकुलेट करें तो ये वही D डिस्टेंस जो है इस 2 गुना स्पीड से कवर की गई, यानी कि स्पीड को क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया। बट यहाँ पर ये D/S तो आपको पता है, पहले आपके पास लिया गया टाइम TA था, तो यहाँ पर इसकी जगह TA रखेंगे तो बटे के अंदर 2, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, पहले की तुलना में आधा हो गया ना टाइम। तो इसी तरह से आप यहाँ पर इसको समझ के रख सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट आप यहाँ पर लिखेंगे। समय यहाँ पर कितना लगा, TA/2 लगा, TA/2। और ये जो टाइम है ये B द्वारा लिए गए टाइम से 1 घंटे कम है, ये आपको प्रश्न में बताएगा। जब आप इसको यहाँ पर 2 को इधर भेज देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर TA बराबर कितना आ जाएगा, 2TB माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस का ये प्लस का, ये TA से ये TA कट जाएगा, और यहाँ पर 0 बचा, और यहाँ पर माइनस का TB बचा, और ये प्लस का 5। तो ये TB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 घंटे आ जाएगा। TB की वैल्यू आपके पास 5 घंटे है, तो आप TA की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। A द्वारा लिया गया टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, B द्वारा लिया गया टाइम अगर आप यहाँ पर 5 रखेंगे तो यहाँ से आपके पास TA द्वारा लिया गया टाइम कितना आ जाएगा, 8 घंटे आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था, तो A द्वारा लिया गया टाइम कितना है, 8 घंटे। इसमें देखिए PQ और RS जो है एक वृत्त के 2 समांतर जीवाएं जिनकी लंबाई आपको बता रहे कि 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर, और केंद्र O के जो है A की तरफ स्थित है। यदि जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या कैलकुलेट करके बताने। तो फटाफट से जो है हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास यहाँ पर कोई एक सर्किल दे रखा, ठीक है, और इसके अंदर आपको 2 जीवाएं दे रखी हैं। एक 14 सेंटीमीटर की जो कि आपको पता है छोटी जीवा ऊपर बनेगी, और एक जीवा आपको दे रखी यहाँ पर 48 सेंटीमीटर की जो कि यहाँ पर बड़ी जीवा नीचे बनेगी, ठीक है। ये दोनों जीवाएं जो है एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। अब समांतर हैं और इनके बीच की दूरी आपको 17 सेंटीमीटर बताई गई। अगर हम यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर खींचे लंबवत, ठीक है, तो ये इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांटेगा, ये लंबवत काटेगा, और यहाँ पर इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांट देगा। टोटल लंबाई 48 थे, तो ये 24 और ये 24 में, ठीक है, तो ये 24 और 24 में डिवाइड हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ये आपके पास इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी होगी जो कि आपको प्रश्न में कितनी बताई गई, 17 सेंटीमीटर बताई गई। और यहाँ पर ये भी इसको लंबवत काटेगा, तो यहाँ पर जो है ये भी आपके पास 2 बराबर बराबर भागों में बंट जाएगी। टोटल लंबाई 14 सेंटीमीटर बताई गई, तो ये 7 और 7 में बंट जाएगी, ठीक है। तो ये इतना काम यहाँ पर करेंगे।
और इसके अलावा यहाँ पर जो है हम यहाँ पर केंद्र को इस बिंदु से मिला दें तो ये इस वृत्त की त्रिज्या होगी और ये भी इस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हम यहाँ पर अगर त्रिज्या r मान लें तो r बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये स्मॉल r और ये स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर देखिए ये x मान लें यहाँ से लेकर यहाँ तक के अंदर तक की दूरी, तो यहाँ पर ये 17, अगर पूरे ट्रायंगल को लें, बड़े वाले ट्रायंगल को, समकोण त्रिभुज को, तो यहाँ पर 17 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का वर्गमूल ये हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर प्लस 17 प्लस x का होल स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, बराबर अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा, ये भी आप इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखिए, अगर आप r बराबर कैलकुलेट करेंगे तो ये बराबर आना चाहिए। तो इसमें आप यहाँ पर करेंगे तो 24 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर करेंगे, तो 24 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, इन दोनों को बराबर लेकर आप यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, देखिए बराबर रखेंगे तो ये स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, ये 49 हो जाएगा, ये इसको खोलें तो 289 प्लस का x स्क्वायर प्लस का 17 दूनी का 34, x बराबर 24 का स्क्वायर 576 प्लस x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 298 और ये 338 बनेगा, इधर लाकर माइनस कर देंगे तो 34, x बराबर कितना आ जाएगा, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 3 गया 2, x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 34 का आपको ये 7 गुना दिखाई पड़ रहा है डाटा, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। तो आप त्रिज्या कैलकुलेट कर सकते हैं r बराबर, भाई मैं इस वाली वैल्यू से जो है कैलकुलेट कर देता हूँ, अंडर रूट के अंदर 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस x का स्क्वायर, x हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा 625 बनेगा और 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25, यानी कि त्रिज्या आपके पास कितनी है 25 सेंटीमीटर। अगर देखिए ये कंसेप्ट पता है तो आप यहाँ पर इसको जल्दी बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आपको दे रखा है, तो ए प्लस बी बराबर ये है, तो इसका मान कैलकुलेट करना है। सिंपल सा आप यहाँ पर क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, माइनस के अंदर 3 इंटू में ए बी इंटू में ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में नहीं लिखना है और ये बराबर 218 बताया गया। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, ये 2 है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी का 6, ए बी हो जाएगा बराबर 218, तो यहाँ पर 8 इधर माइनस हो जाएगा, माइनस का 6, ए बी बराबर 210, तो ए बी बराबर 6 त्रिक 18, 6 पंजे 30, माइनस का 35 आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 35 अंडर रूट 36 बनेगा और 36 का वर्गमूल 6, ऑप्शन नंबर 3। इसमें देखिए यहाँ पर 2019 और 2020 में मानविकी का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या, दोनों वर्षों के दौरान अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, और इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। 2019 में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर मानविकी का अध्ययन करने वाले कितने हैं, 21% हैं, और यहाँ पर कुल आपको बताए गए हैं 2019 में 2000 है, तो 2000 का जब आप 21% कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी का 42, 420 हो जाएगा, प्लस 2020 में देखेंगे तो 19% है और 2020 में टोटल बताया गया 2400 का 19%, 19 4 76 हासिल 7, 19 दूनी का 38, 7 45, 456, टोटल कर लीजिए 876 बनेगा। ये जो 876 है ये सभी का कितना प्रतिशत है, यानी कि टोटल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4400 बनेगा, तो 876 जो है 4400 का कितना प्रतिशत है यही आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो 44 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बार तो नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, और 44 से 1 कम, यानी कि यहाँ पर 43 से शेषफल बचेगा, उतारेंगे 436, 10 बार जाएगा नहीं, भाग जाएगा 9 बार, 9 चौके 36 और 9 चौके 36 यानी कि 396 बनेगा, और 396 बना, शेषफल कितना बचा 40 बचा, और यहाँ पर दशमलव लगा दें, उतारेंगे 0। अब देखिए 396 यानी कि फिर से 9 बार चला जाएगा, और 19.9 करके आपके पास एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो 19.91% आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। इसमें देखिए ए बराबर 60 डिग्री बताया गया, तो यहाँ पर ऊपर रखेंगे तो 60/2 यानी कि 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस 8 इंटू में कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, बट्टे के अंदर 7 इंटू में ये देखिए 3a लिखा हुआ है, तो 60 का 3 गुणा करेंगे 180/2 करेंगे 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, माइनस का 12, कोस 60 की वैल्यू 1/2, ऊपर 5 प्लस का ये 4 बनेगा 9, और बट्टे के अंदर देखिए यहाँ पर
ये बनेगा 7 माइनस का 6 यानी कि 1 बन जाएगा। तो 9 ही आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। 9/1 यानी कि 9। 18,000 की राशि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष बाद 21,780 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि होती है तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए जो है चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके पास 1800 है प्रिंसिपल और यहाँ पर अमाउंट दे रखा है 21,780। तो डिफरेंस देख लीजिए, 3,780 का आपको दिखाई पड़ रहा है। इतना ब्याज मिला कितने पर, 18,000 पर गुणा 100। तो देख लीजिए कितने प्रतिशत का ब्याज मिला, 18 दूनी का 36, 18 एकम 18, 21% का ब्याज मिला। चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मान ले तो 2 साल के लिए यहाँ पर सक्सेसिव जो है ये आपके पास यहाँ पर 21% होना चाहिए, बराबर 21 के होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन से पता चला सकते हैं, यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मैंने आपको ये काफ़ी बार बता भी रखा है, ठीक है, क्योंकि 10 का जब आप सक्सेसिव कैलकुलेट करते हैं 2 वर्ष के लिए तो 21% आपके पास आता है। कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 10 प्लस का 10 20 और 10 इंटू में 10/100 यानी कि 1 20 प्लस का 1 बराबर 21 हो रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितनी आई, 10% आई। अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ता है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ये द्विघात समीकरण बनेगी यहाँ पर, और द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। बट यहाँ पर आपको बताया गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में 5% का इंक्रीमेंट किया गया, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं आर डैश हो जाती है, यानी कि अब 15% हो गई रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 20/3 का ब्याज मिला, तो 20 की राशि कितनी हो गई, 23 हो गई। अब यहाँ पर 2 वर्ष के बाद की जा रही है, तो यहाँ पर जो है इसका पावर 2 कर देंगे, यानी कि 400 की राशि कितनी हो गई, 529। तो यहाँ पर ब्याज देख लीजिए कितने का मिला, 129 का मिला। जबकि आपको यहाँ पर राशि जो है ये बताई गई थी प्रश्न में, कितनी बताई गई थी, ये राशि बताई गई थी 400 न होकर 18,000 थी, ठीक है। तो 2 0 कट जाएंगे और 180 45 गुना होता है 4 का, तो यहाँ पर जो है 129 ना होकर ब्याज भी 45 गुना हो जाएगा। तो इकाई का अंक 5 2 ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 45 का 9 गुना करेंगे तो 9 चौके 36, ये 9 पंचे 45 यानी कि 405 का 5 आ जाएगा, हासिल आएगी 40। 45 दूनी का 90 और 40 130 का 0 आ जाएगा, हासिल आएगी 13। और यहाँ पर देखिए लास्ट में 05 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, आंसर लगा दीजिए। वैसे भी 45 और 13 करते तो 58 आंसर आ जाता। कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसमें देखिए यहाँ पर यदि 2 संख्याओं को 6 से विभाजित किया जाता है तो यहाँ पर शेषफल जो R1 और R2 प्राप्त होते हैं। R1 + R2/R2 का मान कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर R1 जब कैलकुलेट करेंगे और R2 जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसमें 5 की पावर 16 को डिवाइड करना है 6 से, इसमें 5 की पावर 25 को डिवाइड करना है किससे, 6 से। तो यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर का हम कंसेप्ट लगाएंगे। जब यहाँ पर देखिए 5 में 6 का डिवाइड करें तो नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का 1 बचेगा, पावर 16 आ जाएगी। और यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का 1 और पावर 25 आ जाएगी। यहाँ पर पावर इवन है यानी कि आपके पास प्लस का 1 हो जाएगा, तो R1 की वैल्यू कितनी है, 1। R2 यहाँ पर देखिए आपके पास पावर ओड है तो यहाँ पर ये माइनस का 1 आएगा, और हम यहाँ पर शेषफल जो है ये माइनस में नहीं लेते, हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, डिविजर में से माइनस कर देंगे। भाजक हमारा 6 था तो 6 में से माइनस का 1 किया यानी कि 5 आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। तो R2 का मान कितना है, 5 आया। तो R1 + R2 का मान आपको कैलकुलेट करना था, तो 1 + का 5/5 करेंगे यानी कि 6/5 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ABC में जो है ये 3 बिंदु आपको दे रखे हैं, इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं और आपको ये भुजाएं दे रखे हैं। तो ट्रायंगल DEF का परिमाप ज्ञात करके बताना। देखिए इसमें भी अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगेगा, ठीक है। समझिए इसमें क्या बोला गया भाई, यहाँ पर ये आपके पास ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC AB और ये C, ठीक है। AB भुजा पर मध्य बिंदु है, आपको D दे रखा है, और यहाँ पर ये E दे रखा है, और ये F बिंदु दे रखा है EC भुजा पर। जब आप इनको मिलाएंगे तो ये आपके पास यहाँ पर DEF जो है ये एक ट्रायंगल बनेगा इस त्रिभुज के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कितने ट्रायंगल बने टोटल, देखिए यहाँ पर ये 4 ट्रायंगल बने, 1 2 3 और ये 4। ये चारों ही ट्रायंगल जो है समरूप बनते हैं जब हम किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं, तो ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये समरूप होते हैं, और समरूप होते हैं इसका मतलब यहाँ पर जो है इनके क्षेत्रफल की अगर बात होगी
तो यहाँ पर इस पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल ABC का ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होगा उसका 1/4, यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए उसका 1/4 होगा। ये कंसेप्ट भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया पेरीमीटर यानी कि परिमाप आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये मध्य बिंदु थे, यानी कि 1 यूनिट आपके पास यहाँ पर AD भुजा है, तो टोटल आपके पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी भाई, BD भी आपके पास 1 यूनिट होगी, तो 1 + 1 यानी कि 2 यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पर इस भुजा का इस भुजा के साथ रेशियो कितना है, 1:2। तो इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी भुजाओं का जो है इस पूरे ट्रायंगल के साथ जो रेशियो होगा वो 1:2 का होगा, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 1:2। तो अब यहाँ पर देख लीजिए आपके पास इस पूरे ट्रायंगल ABC का जो परिमाप होगा, ट्रायंगल ABC का जो है ABC का परिमाप अगर हम कैलकुलेट करें, परिमाप पेरीमीटर, तो सभी भुजाओं को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास जो है 0.2, 0.6, 0.4 यानी कि एक ये बन जाएगा, और ये 17, 27, 31, 41 और ये एक बना था यानी कि 42 आपके पास सेंटीमीटर ये परिमाप आया, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि इनके परिमाप का रेशियो जो आपस में बराबर होगा। अब इस वाले ट्रायंगल का परिमाप हमने P मान लिया, तो इस वाले ट्रायंगल का परिमाप आप P' मान लीजिए, ठीक है। DEF का ट्रायंगल का परिमाप जो है P' मान लिया। तो अब यहाँ पर इनके परिमाप का रेशियो यानी कि 42:P' बराबर क्या होगा, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, 1:2 है, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल का आपके पास यहाँ पर संगत भुजा, देखिए यहाँ पर ये आपके पास 2 यूनिट की भुजा है, ठीक है। तो आप ऊपर 2 रखेंगे और यहाँ पर छोटे वाले ट्रायंगल की भुजा 1 यूनिट की है, तो यहाँ पर 1 नीचे रखेंगे। ये 2:1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 2 से ये आपके पास यहाँ पर 21 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 गुणा कराएंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, यानी कि 21 सेंटीमीटर ये P' बराबर आ जाएगा। और P' हमने DEF का परिमाप माना था, तो यहाँ पर जो है DEF जो ट्रायंगल है इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आपकी ये होनी चाहिए थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए 2016 और 2018 में A प्रकार की कारों के कुल निर्यात तथा जो 2014 और 2017 में B प्रकार की कारों के कुल निर्यात का अनुपात कैलकुलेट करना है। इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और इसमें देखिए आपको डेटा भी क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा भी, आप यहाँ पर 2016 और 2018 का देखेंगे। 2016 यहाँ पर लिखा हुआ और 2018 यहाँ पर लिखा हुआ। इसमें आपको A प्रकार का देखना है, यानी कि ब्लू वाला ये 275 यानी कि 275, और यहाँ पर ये 300, टोटल करेंगे तो 575 ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 2014 और 2017, 2014 और 2017 B प्रकार का देखें तो 225 और ये 275, 300 और ये 500, इनका टोटल बन जाएगा। रेशियो बना लीजिए, 25 से डिवाइड है तो 25 3 75 ये हो जाएगा, 25 दूनी का 50, 23:20 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, इसमें देखिए 7 सेंटीमीटर कोर वाले किसी ठोस घन से एक ठोस गोला काटा जाता है। शेष ठोस का आयतन जो है इतना पाया गया, तो गोले का व्यास क्या होगा। एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, इसमें मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये घन है, ठीक है। ये घन है, जैसे ही हम इसमें से एक गोला काट लेते हैं, ठीक है, एक गोला काट लेते हैं, तो ये जो शेष पार्ट आपके पास बचेगा इसका आयतन आपको बताएगा। इसका आयतन कितना बताएगा, इतना बताएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर पूरे घन के आयतन में से ये जो शेष आपके पास आयतन बचा, ये जो कचरा बचा है, इसका आयतन यहाँ पर आप माइनस कर दें तो ये गोले का आयतन आपके पास बच जाएगा। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इस पूरे घन का आयतन कितना हो जाएगा, 7 यानी कि भुजा का क्यूब, और इसमें से माइनस कर देंगे ये जो आपके पास जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा था उसका आयतन आपको बताएगा इतना। इसको कन्वर्ट करें तो इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये देखिए 300 और ये आपके पास 7×18 189, 489 और ये 490 और बट्टे 3 इसमें से माइनस कर दें तो ये जो आपके पास आयतन आएगा ये इस गोले के आयतन के बराबर आएगा। गोले का आयतन 4/3 पाई r³ होता है। आपको इसका व्यास कैलकुलेट करके बताना है, तो कैलकुलेशन कर लीजिए। बराबर 343 माइनस के अंदर 490/3 ये 900 और 129 यानी कि 1029, इसमें से 490 माइनस करेंगे बट्टे 3 तो ये आपके पास ऊपर बनेगा 539/3, तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है।
और ये आपके पास बराबर किस क्या है 4/3 और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर क्यूब के बराबर है। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें देखिए यहाँ पर ये 3 से तो ये 3 कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 11 दूनी का 22 होता है और ये 11 4 44 हो जाएगा, 9 बचा 11 9 99 हो जाएगा। ये बट्टे में 7 है, इधर 7 का स्क्वायर इंटू में 7 करेंगे यानी कि आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 7 का क्यूब और बट्टे के अंदर 4 दूनी का 8 ये बट्टे में आ जाएगा। तो आर बराबर क्या आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। आपको क्या कैलकुलेट करना था, व्यास कैलकुलेट करना था यानी कि डायामीटर। तो व्यास डायामीटर जो है ये आपको पता है त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना होता है। तो जब आप इसका 2 गुना करें यानी कि बराबर 7 सेंटीमीटर जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 25 प्रश्न और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।